हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत ही बेहतरीन अपनी इस वीडियो में। वीडियो का टाइटल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस का रिवॉल्यूशन एक ऐसी घटना जिसने पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हुई है अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री में, जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो, रशियन रिवॉल्यूशन हो, जिसने पूरे विश्व को कुछ सिखाया है। दैट इज वाई हम इसको पढ़ रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है भाई साहब, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी वीडियो में हर एक चीज को कवर कर देंगे। एक कहानी सी समझनी है बस। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन असल में था क्या। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसी घटना है, सीरीज ऑफ इवेंट है ऐसे, जिसमें बेसिकली लोग जो होते हैं, आम लोग जो होते हैं, वो रिवोल्ट करते हैं। रिवोल्ट किसके अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं? तानाशाही के अगेंस्ट। पहले हर जगह राजा रूल करते थे, तो राजा की तानाशाही के अगेंस्ट लोग बोलते हैं कि जी हमें राजा का शासन नहीं चाहिए। तो जी अब क्या करते हैं, बोले राजा का शासन नहीं चाहिए, अब हम खुद की एक बॉडी बनाएंगे, उस अपना खुद का संविधान बनाएंगे। राजा अपनी मनमर्जी से नहीं चलेगा, उस संविधान के बेसिस पे चलेगा। ये चलता रहा, नई असेंबली, नया संविधान बन गया। उसके बाद एक बंदा इतना पावरफुल हो गया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला यार मैं अपने हिसाब से रूल कर लूं क्या? लोगों ने बोला हाँ कर लो। यानी सिस्टम स्टार्ट हुआ राजा की तानाशाही के अगेंस्ट, और आए कि नहीं हम तो रिपब्लिक बनेंगे, हम तो संविधान बनाएंगे, और अल्टीमेटली खत्म हो गया एक दूसरे बंदे की तानाशाही के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट रहा है, एक पूरी कहानी है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया क्यों। देखो, अगर हम बात करते 1780s की, उस टाइम पे फ्रांस की हालत क्या थी। फ्रांस सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हुआ करता था, ऑब्वियसली डेवलप्ड भी था, ठीक है। दैट इज वाई पॉपुलेशन भी ज्यादा थी। फ्रांस की सोसाइटी तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ करती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। पहली स्टेट और दूसरी स्टेट में कौन लोग हुआ करते थे? जो नोबल लोग थे, जो कोर्ट में काम करते थे राजा के साथ, या फिर जो चर्च वगैरह में काम करते थे। थर्ड स्टेट में थे आम जनता। आम जनता में किसान भी है, मजदूर भी है, बिजनेसमैन भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो कोर्ट में नहीं है, मतलब ऑफिसर नहीं है या चर्च में नहीं है। उसके अलावा सारी जनता थर्ड स्टेट में आती थी। ये पहली दो स्टेट बहुत अमीर हुआ करती थी। थर्ड स्टेट जो है वो अमीर नहीं थी, क्योंकि उन पे बहुत बर्डन था। बर्डन कैसा बताता हूं। तो फ्रांस ये था। इसके अलावा मतलब फ्रांस के साथ पहले पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा सा आपको इंपैक्ट तो पड़ेगा, रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए उस पॉपुलेशन को खिलाने के लिए। उसी बीच में क्या हुआ, एक हुआ था अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिका में बेसिकली आजादी की लड़ाई हुई थी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उस टाइम पे फ्रांस ने अमेरिकन को सपोर्ट कर दिया था अगेंस्ट ब्रिटिशर। भाई अमेरिकन लड़ रहे थे ब्रिटिशर से, फ्रांस बोला मैं आपकी मदद कर दूंगा। अब भाई अमेरिकन आजाद हो गए ब्रिटिशर से, लेकिन फ्रांस को क्या मिला? फ्रांस को कुछ नहीं मिला, सिर्फ उसके रिसोर्सेज वहां खर्च हुए। तो फ्रांस के ऊपर पहले ही ज्यादा पॉपुलेशन होने का बर्डन है। फ्रांस ने बहुत सारा पैसा अमेरिकन रिवॉल्यूशन में गवा दिया है। फ्रांस की फसल बर्बाद हो गई है। अल्टीमेटली सरकार के पास पैसा नहीं बचा। राजा हुआ करते थे किंग लुई 14, उसके पास पैसा ही नहीं है। अब उसको पैसा चाहिए, पैसा कैसे आए? पैसा आएगा टैक्स से। तो उसने सोचा चलो यार टैक्स बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट थी, इसमें टैक्स केवल थर्ड स्टेट देगी। पहली दो स्टेट पे टैक्सेशन नहीं हुआ करता था। इनके पास पैसे ज्यादा है, इनको टैक्स नहीं देना। थर्ड स्टेट के पास पैसे नहीं है, उसी को टैक्स देना है। ये सिचुएशन थी, ठीक है। उसने बोला जी मैं टैक्स बढ़ा देता हूं, टैक्स से ही आएगा। ये सारे मैंने कोजेस लिखे हुए हैं, आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो। इस पीडीएफ को मैं लर्न विद सुमित जो ऐप है उसके फ्री स्टडी मटेरियल में डाल रहा हूं, उसको आप यहां से पढ़ लेना। मैं बताता हूं क्या हुआ। तो अब टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग करी गई स्टेट जर्नल्स की, इन तीनों स्टेट्स की मीटिंग करी गई। इसमें पता है क्या सीन था? एक स्टेट की एक वोट हुआ करती थी। 300 बंदे फर्स्ट स्टेट में, 300 बंदे सेकंड में, 300 बंदे 600 बंदे थर्ड में। लेकिन फर्स्ट स्टेट की एक वोट, इसकी एक वोट, इसकी एक वोट। अब हमेशा आपको पता है इन दोनों को टैक्स देना नहीं है। बोला जी हाँ बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो। लेकिन थर्ड स्टेट ने बोला जी अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हर बंदे की एक वोट रखो, पूरे स्टेट की एक वोट मत रखो, हर बंदे की एक वोट रखो। राजा ने बोला ये सब नहीं चलेगा, तो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। राजा ने थर्ड स्टेट को बोला तुम बाहर चले जाओ, असेंबली से बाहर चले जाओ, हमारी जो मीटिंग हो रही है इससे बाहर चले जाओ। ये लोग वहां से बाहर आए और बगल में ही एक टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए और इन सब लोगों ने वहां पे शपथ खाई कि जब तक हम
एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देंगे और राजा उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, तब तक हम मिलेंगे नहीं। और इसको हमने टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना। और इन्होंने अपने आप को, जो थर्ड स्टेट बाहर निकल के आई थी, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली का नाम दिया था कि हम नेशनल असेंबली है। ठीक है, अल्टीमेटली प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया कि राजा को इस नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, नेशनल असेंबली अपना काम करती रही। पूरे फ्रांस में धीरे 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 बात फैलने लगी, लोग राजा के अगेंस्ट जाने लगे। ऑल्दो राजा ने उनकी बातें एक्सेप्ट कर ली थी, फिर भी राजा के अगेंस्ट थोड़ा सा मामला जाने लग गया। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट वाज टेनिस कोर्ट ओथ, ये आपको पता होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए बैसिल फोर्ट, 14 जुलाई आज भी बैसिल डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। 14 जुलाई 1789 में कुछ लोग आए बैसिल फोर्ट, जो कि एक जेल हुआ करता था जिससे राजा के तानाशाही का सिंबल था वो। लोगों ने इस फोर्ट को तहस नहस कर दिया, किसानों ने रिवोल्ट कर दिया, हर जगह टैक्स जो भी लोग देते थे सबने टैक्स देने से मना कर दिया। अल्टीमेटली दहशत का माहौल हो गया, राजा को बातें माननी पड़ी नेशनल असेंबली की और संविधान को एक्सेप्ट करना भी पड़ा। और ये डिसाइड हुआ कि चलो संविधान के अकॉर्डिंग मैं चला करूंगा। ये सब चीजें चल रही थी। ठीक है, लेकिन जो राजा था वो थोड़ा सा करप्ट था। ठीक है, राजा सोच रहा था यार मेरी तो सारी पावर चलेगी। राजा कहीं ना कहीं से डील करने की कोशिश कर रहा था, दूसरे देशों की मदद मांग रहा था कि भाई किंग लुई 14 कह रहा था कि दूसरे देशों को देखो यार, आज हमारे देश में ऐसा हो रहा है, कल को तुम्हारे देश में भी ऐसा हो सकता है, हमारी थोड़ी सी मदद करो, इस रिवोल्यूशन को दबाओ जो हो रहा है, लोगों को थोड़ा सा शांत करो और अल्टीमेटली हम जो है अपनी वर्चस्व जो है काबू रख पाएंगे। ये बात लीक हो गई, लोगों को पता लग गई। लोगों ने क्या करा, राजा को ही मार दिया और उसकी जगह अब एक नई बॉडी बनाएगी जिसका नाम था नेशनल कन्वेंशन। एक नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली थी पहले जो कि काम करती थी। देखो मैं बताता हूँ पहले कैसा था। पहले था कि जो राजा है वो किंग खुद काम करता था, फिर डिसाइड हुआ कि किंग काम करेगा ऑन बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जो जिसकी सलाह मानेगा वो थी लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म कर दी बिकॉज किंग ही मर गया। अब नई बॉडी बन गई दैट इज नोन एज नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन ने अपना काम करना स्टार्ट करा और उसी टाइम पे एक बंदा था रोबस्फेयर नाम का। वो रोबस्फेयर बंदा बड़ा पॉपुलर हुआ। उसने एक जो भी बंदा गुनेगार होता था ना उसके लिए उसने एक डिवाइस बना लिया था जिसका नाम था गुलिटन। क्या करता था कि ऊपर ब्लेड है, बंदे को लेटाएगा, उसकी गर्दन पे ऊपर से जोर से ब्लेड आएगी और विद इन सेकेंड्स उसकी मौत हो जाएगी, मतलब एक बार में कट जाएगा सब सिस्टम। तो इसको बोलता रेन ऑफ टेरर। उस टाइम पे जो जो लोग जिन्होंने पहले भी कभी गलतियां कर रखी थी ना उसको भी गुलिटन कर दिया गया था। इनफैक्ट राजा को, रानी को, सबको गुलिटन कर दिया गया था। एक दहशत का माहौल फैला। लेकिन अब राजा मर चुका है, ये काम कौन कर रही है? नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन में कौन लोग है? असेंबली से कुछ लोग आगे आम जनता में से निकले हुए लोग हैं नेशनल कन्वेंशन में। ठीक है, जो काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जो भी गुनाह कर रहा है, एक दहशत का माहौल फैल गया। इसी नेशनल कन्वेंशन ने बोला था कि एक काम करते हैं कि अच्छा, इसी टाइम पे क्या हुआ था ना, जो जितने भी आसपास से कंट्रीज थे उसने सोचा कि यार ये लोग तो हम पे बहुत भारी पड़ जाएंगे, जैसा फ्रांस में आज रिवोल्यूशन हो रहा है वैसे बाकी कंट्रीज में भी होने लग जाएगा। तो उन लोगों ने फ्रांस पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो एक बंदा चाहिए था स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने आम लोगों को इकट्ठा करा, उनको फौज में भर्ती करा और लड़ाइयाँ लड़ी बॉर्डर पे अगेंस्ट दूसरे देश। और यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन क्या काम कर रही थी वो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा माहौल पूरा चल रहा है। ठीक है, तो भाई ये चल रहा है। फिर नेशनल कन्वेंशन से लोग थोड़े से वो हो गए कि यार ये तो बहुत ज्यादा ना टेरर वाला सिस्टम हो गया है, दहशत बहुत ज्यादा फैल गई है और इसको कर रहा है एक बंदा जिसका नाम है रोबस्फेयर। तो अल्टीमेटली लोगों ने सबने मिलकर रोबस्फेयर को ही गुलिटन कर दिया। ठीक है, तो सिस्टम हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं देखो बात बता रहा हूं क्या हो रहा है। ठीक है, और इस टाइम तक मिलिट्री में फ्रांस बहुत अच्छा कर रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट की लीडरशिप में फ्रांस दूसरे देशों को हरा रहा है। पॉपुलर हो गया नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला कि यार एक काम करते हैं, एक ना नेशनल कन्वेंशन को खत्म करते हैं और उसकी जगह एक बनाते हैं डायरेक्टरी। डायरेक्टरी 5 मेंबर की होगी। ठीक है, जिसमें बेसिकली नेपोलियन बोनापार्टी मेंबर होंगे। फिर धीरे धीरे वो नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला कि यार ये कुछ नहीं है डायरेक्टरी वैक्टरी, एक काम करो मुझे ही तुम राजा बना दो। राजा ने बोला, फर्स्ट कंसोल बोला, लेकिन उसमें हुआ यही, सारी चलेगी नेपोलियन की। मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ अगर आपको बाई चांस समझ में ना आया हो। राजा आया सबसे पहले, राजा हुआ करता था। लोगों ने बोला हम राजा की तानाशाही नहीं सुनेंगे, तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी, जो असेंबली एक संविधान बनाएगी जिस संविधान को राजा मानेगा। फिर राजा को मार दिया गया तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी खत्म कर दी, एक नेशनल कन्वेंशन नाम की एक बॉडी बनाएगी।
वो नेशनल कन्वेंशन जो है वो दहशत के माहौल में लेगी पूरे देश को अंडर रोबस्फेयर। इस बॉडी को खत्म कर दिया गया। फिर एक बॉडी आई डायरेक्टरी, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट थे। नेपोलियन फिर से इसको भी खत्म कर दिया और बनी कंसोलेट। कंसोलेट में जो कंसोल था, हेड ऑफ कंसोल था, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। अल्टीमेटली उसी की चलेगी, कंसोल की चलेगी। दिस वाज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ? सोशल डिवाइड खत्म हो गया, रिवोल्यूशनरी आइडिया आए लोगों को, मोनार्की खत्म हो गया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई। ये सब पार्लियामेंट्री तो थी, लैंड ओनरशिप लोगों में डिवाइड हुई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना, रूल ऑफ लॉ आया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन हुआ, नेशनल गार्ड बने। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने गरीब लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस दी। जो लड़ाई लड़ रहे थे वो गरीब लोग थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में थे वो गरीब लोग थे। पुअर लोगों की, पीजेंट्स लोगों की थोड़ी सी सुनवाई हुई विद दिस, ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा महिलाओं का भी रोल हुआ, ठीक है। जो थर्ड स्टेट हुआ करती थी उसमें स्टार्टिंग में महिलाओं को नहीं थे राइट्स। वैसे तो फ्रांस में बहुत लेट महिलाओं को राइट्स मिले, बट इससे थोड़ी सी उनको मतलब बेसिकली एक्सेप्टेंस मिली, महिलाओं का भी थोड़ा सा रोल स्टार्ट हुआ। तो विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल सेट हुआ कि हाँ जी, गरीब लोग भी अपने महिलाएं भी इन्वॉल्व हो सकती है। यहीं से आइडिया ऑफ लिबर्टी जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सारे आइडियाज हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिए हुए हैं। फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे विश्व के सामने दिखाया कि 10 साल में कहां से कहां दुनिया बदल सकती है। ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे, इन बोल देंगे नेपोलियन बोनापार्ट किससे थे, टेनिस कोर्ट ओर्थ किस में हुई थी, रोबस्फेयर किस में था, नेशनल कन्वेंशन, असेंबली, ये सारी कहानी आ सकती है। आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं एंड पूछे जा सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। एंड लर्न विद सुमित यानी LWS पे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, उनमें गाइडेंस लेने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करो और बस मौज मारो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत।